जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और इस वीडियो में हम CDS 1 2023 जिसका पेपर आज ही कंडक्ट हुआ है, जीएस के क्वेश्चंस कवर करेंगे और हर बार की तरह ही हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। और जैसा कि सबसे पहले मैं हिस्ट्री सेक्शन को कवर करता हूं, बिकॉज हिस्ट्री रिलेटिवली टफ लगती है लोगों को और सोर्सेज ही पता नहीं चलते। तो मेरा प्रयास यही होगा, जैसे कि लास्ट ईयर के पेपर्स में भी मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के सोर्सेज दिखाए हैं जो नॉर्मल सोर्सेज में होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डेफिनेटली जो आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं देखने को मिलेंगे। तो आइए फिर देखते हैं इस पेपर की एनालिसिस करके कितने क्वेश्चन ईजिली सॉल्वेबल थे और कितने क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। तो ये देखिए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 29 नंबर का है, सेट ए के अकॉर्डिंग। आपसे पूछा जा रहा है कि बंदी जीवन नाम के पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही आसान सवाल है और ये हमने वीडियोस में कवर भी किया है। सोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन CDS में पूछा गया था हिस्ट्री में, और वो क्वेश्चन था कि जो बुक है द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब, इस बुक के लेखक कौन है, और हमने डिस्कस किया था इसका आंसर। उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि और भी कुछ बुक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने मेरी हिस्ट्री एनालिसिस को अच्छे से फॉलो की है तो इस तरीके के क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया है कि आपके पास कॉपी पेन होनी चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री में अगर रिविज़न कम होगा तो फिर दिक्कतें आ सकती है। वैसे इसका जो सोर्स है ये आप स्पेक्ट्रम में भी देख सकते हैं, लूसेंट में तो लूसेंट की हर बुक में देखने को मिलेगा, और कई बार SSC और बाकी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो ये देख लेते हैं हम। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वाला चैप्टर देखिए, यहाँ से आपको फ्यूचर लर्निंग लेनी है। आप देखेंगे तो हाल के सालों में इस टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। इनमें से रिवोल्यूशनरी लीडर्स वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो वॉइस में थोड़े इशूज आ सकते हैं। देखिए, यहीं पे आप पढ़ सकते हैं मेजर इन्फ्लुएंसेस में कि जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं इनके इन्फ्लुएंसेस कहाँ से देखने को मिले मेनली। तो काफ़ी सारे जर्नल्स की बात की गई है, जिनमें कुछ फेमस नाम है आत्मशक्ति, सारथी और बिजोली। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये 3 जनरल और आर्टिकल्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस तरीके के हैं। और इसके अलावा ये देख सकते हैं नॉवल और बुक देखने को मिलेगा, जैसे बंदी जीवन नाम की जो नॉवल है, सचिन सान्याल या सचिंद्रनाथ सान्याल भी कहते हैं। इसके अलावा एक और काफ़ी फेमस नॉवल है, इसमें कोई डाउट ना हो अगर ये नेक्स्ट या नेक्स्ट ईयर पूछ लिया जाए, पाथेर देवी नाम का जो नॉवल है पाथेर दाबी, ये शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय भी कई जगहों पे लिखा होता है, तो ध्यान रखिएगा, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन बुक्स पर बैन लगा दिया था, बिकॉज इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो देखते हैं फिर ऑप्शन, क्या रास बिहारी बोस है? नहीं। वीर सावरकर नहीं। अरुणा असफ अली नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सचिंद्रनाथ सान्याल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो इलेक्शन हेल्ड हुए 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 2 प्रोविंसेस ऐसे थे जिनमें ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर करके नहीं आ पाई। कौन से वो 2 प्रोविंसेस थे? पंजाब और सिंध, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और असम, या असम और मद्रास। अब ये देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और ये है भी, बट अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी होगी तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और ये थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। अगर आपको इसके पीछे के रीज़न पता है कि जब ये लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर के नहीं आ पाई तो किस तरीके की कंडीशंस देखने को मिली। देखिए, थीम्स NCERT है और इसका जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, कई बार हमने देखा है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पेज 385 है ये। देखिए, प्रोविंशियल इलेक्शन की बात की गई, यानी प्रांतों में चुनाव हुए 1937 में, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। देखिए, 1937 में इलेक्शन होते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और ये पहली बार होते हैं। बट उस टाइम पे बहुत ही कम लोगों को वोटिंग का राइट होता है, केवल 10 से 12% लोग ही वोटिंग करते हैं, और कांग्रेस काफ़ी अच्छा इलेक्शन में करती हैं, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से 11 में से जो 5 प्रोविंसेस हैं इनमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ जीत जाती हैं, और इनमें से 7 में गवर्नमेंट बनाने में सफल होती हैं। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 11 में से कितने प्रोविंसेस में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जा सकती है कांग्रेस के द्वारा, तो 7। इसके बाद देखिए, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज थे जिनमें रिजर्वेशन देखने को मिली थी फॉर मुस्लिम्स, इनमें काफ़ी बुरा परफॉर्म करती है। लेकिन जो मुस्लिम लीग है ये भी काफ़ी बुरा परफॉर्म करती है। अगर आप देखें तो 4.4% जो है ये टोटल मुस्लिम वोट कास्ट इन द इलेक्शन। द लीग फेल टू विन अ सिंगल सीट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो एक सीट भी यहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा नहीं जीती जाती NWFP में, और केवल 2 सीटें जीती जाती हैं पंजाब में, और 33 सीटें सिंध में। और इसी तरीके से सारी कंडीशन है। फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, ये पेज 429 है। डिबेट्स ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजी आफ्टर CDM।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या रहा। कांग्रेस 716 सीटें जीतती हैं 1161 सीटों में से, और इनमें अगर आप देखें तो मेजोरिटी मिल जाती है सभी प्रोविंसेस में। कुछ प्रोविंसेस को छोड़ करके जैसे बंगाल, असम, पंजाब, सिंध, NWFP, इनमें मेजोरिटी नहीं मिल पाती, बट सरकार तो 8 में बना ही लेती है 11 में से, ठीक है। और लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कहाँ देखने को मिलती है? बंगाल में, असम में और NWFP में। यानी बंगाल, असम और NWFP में बहुत ज़्यादा सीटें कांग्रेस के द्वारा जीती जाती हैं, और इस परफॉर्मेंस के कारण कांग्रेस की प्रेस्टीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी हमने देखा कि बंगाल, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इनमें काफ़ी ज़्यादा सीटें, इवन एब्सोल्यूट सीटें जीती जाती हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, और इस तरीके से ये काफ़ी लार्जेस्ट पार्टी देखने को मिलती है। लेकिन हमसे नॉट पूछा गया है, तो देखिए असम है, यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे, असम यहाँ भी है, इसे भी एलिमिनेट करेंगे, और असम यहाँ भी है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध, और यही हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से अगर आप लिंकेज बना करके पढ़ेंगे तो फिर आप आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, भक्ति मूवमेंट से संबंधित सवाल है, और आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने हाल ही में डिस्कस किया है, आई थिंक 10-15 दिनों पहले, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन इस तरीके से था, सगुन और निर्गुण भक्ति सेंट्स के बारे में था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था। वैसे ये थीम से है डायरेक्टली, तो अगर आपने थीम से NCERT पढ़ी है तो फिर तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और वैसे भी 3-4 बार से भी ज़्यादा बार अलवार, नैनार, इन पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि देखिए सगुण, सगुण का मतलब गुण के साथ, गुण का मतलब है फॉर्म, यानी जब गॉड को फॉर्म के रूप में माना जाता है, उनकी फॉर्म मानी जाती है, तो उस टाइम पे वो सगुण कहलाती है, और फॉर्मलेस गॉड की जब बात की जाती है तो वो निर्गुण कहलाती है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, गॉड विथ एट्रीब्यूट, सगुण, हाँ बिल्कुल सही है। और हिंदी में वैसे भी स और निर में अगर आप देखें तो निर नेगेटिव वर्ड है और स में पॉजिटिव वर्ड होता है। और निर्गुण की अगर बात करें तो गॉड विदाउट एट्रीब्यूट, यह भी सही है। अलवर की बात करें तो डिवोशन ऑफ शक्ति कह दिया गया है, लेकिन नहीं, विष्णु डिवोटीज़ को अलवर कहा जाता है, और नैनार भगवान शिव के डिवोटीज़ को कहा जाता था। तो इस तरीके से सही आंसर क्या होगा फिर हमारा? ऑप्शन सी। और इसका मैं सोर्स नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये थीम्स NCERT में हमने कई बार डिस्कस किया है। हाँ, मैं चैप्टर का नाम आपको बता देता हूँ। देखिए ये चैप्टर है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, और ये थीम्स NCERT का पेज 143। यहाँ पे आप काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं। निर्गुण भक्ति सेंट, सगुण भक्ति सेंट यानी गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, इसके बाद अलवार और नैनार्स ऑफ तमिलनाडु के विषय में। दोस्तों अगला सवाल देखिए, अगर आपने मेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ देखी होगी CDS के लिए जो हमने स्टार्ट की थी, तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था विजयनगर एम्पायर एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर ईयर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विसेज की बात कर लें या फिर CDS की। तो यह भी सवाल जो ये विजयनगर एम्पायर से ही है। पूछा जा रहा है कि कौन सी 2 नदियां जो हैं ये गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के बीच फ्लो करती हैं। ऑप्शन है हमारे पास नर्मदा और गोदावरी, महानदी और गोदावरी, कावेरी और पेरियार, और चौथा ऑप्शन है कृष्णा और तुंगभद्रा। सो ये थीम्स NCERT का चैप्टर 7 है, थीम 7, एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। देखिए विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी विजय का शहर या विजय का नगर, और ये सिटी भी एम्पायर भी थी। और अगर एम्पायर की बात करें तो 14th सेंचुरी में फाउंड की गई, 1336 टू बी एग्जैक्ट, हरिहर और बुक्का के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है, हाँ ये भी याद रखिएगा, बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी 1565, ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वैसे हमने किया भी है कई बार क्वेश्चंस के माध्यम से। फिलहाल इसको देखिए क्या कहा जा रहा है कि कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का भाग। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो भाग है, यहीं पे हम्पी, विजयनगर, इन एम्पायर्स के विषय में देखने को मिलेगा। और हम्पी जो नाम है ये डिराइव्ड है मदर गॉडेस पंपा देवी के नाम से, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस फैक्ट की हम बात करें, देखिए कॉर्नलिल मैकेंजी की, तो लगातार इसमें CDS में 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं कि हम्पी के रूइंस को किनके द्वारा ढूंढा गया, तो मैकेंजी के द्वारा। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो ये विरूपाक्ष मंदिर से भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ के। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के बीच, ऑप्शन डी सही है, कृष्णा और तुंगभद्रा। वैसे ऑप्शन बहुत आसान है, काफ़ी आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इवन अगर आपको यह भी पता है कि ये कर्नाटक से ऑब्वियसली रिलेटेड है और नदियों के बारे में आपको थोड़ा आइडिया है, तो काफ़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो ये सेट ए का ही क्वेश्चन है, 78th नंबर का। क्या पूछा जा रहा है, हु अमोंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स सजेस्टेड द डिसोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय अ लोक
सेवक संघ। कहा जा रहा है कि किस पॉलिटिकल लीडर के द्वारा यह सजेस्ट किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिजोल्व कर देना चाहिए और इसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में और इसे रिप्लेस कर देना चाहिए लोक सेवक संघ के रूप में। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 1996 का है और मैंने आपको हमेशा कहा है भले ही आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मगर आपको सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन हर हाल में कवर करने हैं। इसी तरीके से वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीडीएस एनडीए और इनके रेलेवेंट क्वेश्चन आपको हर हाल में कवर करना है। देखिए क्या कहा जा रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को वाइंडिंग अप करने की सजेशन किनके द्वारा दी गई जब इंडिया इंडिपेंडेंस को प्राप्त कर ले उसके बाद। इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन सी है। महात्मा गांधी जी हमेशा पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ थे और कभी भी उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की, हमेशा ही खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखा और पॉलिटिक्स को वो काजल की कोठरी से कंपेयर करते थे कि जब भी उसके अंदर जाए तो फिर दाग लग ही जाती है। तो इस तरीके से ये पार्टी लेस, इवन क्वेश्चन भी पूछा गया था सिविल सर्विसेज में, मार्क्सिज्म और गांधीवाद में क्या सिमिलरिटी है, तो ऑब्वियसली पार्टी लेस डेमोक्रेसी वाली बात है। और बट जो मेथड था मार्क्स का ऑब्वियसली वायलेंट मेथड था, बट गांधी जी कभी भी वायलेंट मेथड का समर्थन नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नॉन वायलेंट मेथड गांधी जी के द्वारा सजेस्ट किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है फिर ऑप्शन सी, एम के गांधी। नेक्स्ट हिस्ट्री क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह 76 नंबर का क्वेश्चन है। द नोशन ऑफ किनशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुशाणा रूलर्स इज बेस्ट एविडेंस्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो किनशिप की नोशन है जो कि कुशाणा रूलर्स के द्वारा दिखाई गई, ये सबसे बेहतर ढंग से किस माध्यम से देखने को मिलती है। किनशिप का मतलब है ब्लड रिलेशनशिप, यानी फैमिली मेम्बर्स के विषय संबंधित। तो ऑप्शन देखते हैं, डाइटीज़ के साथ इनका आइडेंटिफिकेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो ग्रांट्स दिया गया उसके माध्यम से इन्होंने किनशिप को दिखाया, इंस्क्रिप्शनल पैनेजाइरिक्स के माध्यम से, या कॉइन और स्कल्पचर्स के माध्यम से। सो ये हम आ चुके हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 1 में। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। देखिए यहाँ पे किनशिप के न्यू नोशंस को समझेंगे और इसके बाद बात की गई है डिवाइन किंग्स के विषय में। देखिए एक माध्यम क्या था हाई स्टेटस क्लेम करने का कि डाइटीज़ के साथ आइडेंटिफाई किया जाए, और ये कुशाणा वंश के रूलर्स के द्वारा एग्जाम्प्लीफाई भी किया गया। और कुशाणा वंश का देखिए दिया गया समय 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी CE, और ये वास्ट किंगडम में इन्होंने रूल किया। यहाँ पे पढ़िए, देयर हिस्ट्री हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड टेक्सुअल ट्रेडिशन। और जो किनशिप की नोशन है ये देखने को मिली, एविडेंस की गई कॉइन्स और स्कल्पचर के रूप में। एक बार दोबारा इस सेंटेंस को पढ़िए, द नोशन ऑफ किंगशिप प्रोजेक्टेड इज बेस्ड एविडेंस्ड। नाउ इसे पढ़िए, द नोशन ऑफ किंगशिप बेस्ड एविडेंस्ड इन कॉइन्स एंड स्कल्पचर। तो वर्बेटी में ही से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सही आंसर क्या है यहाँ पे फिर? ऑप्शन डी, कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स। देखिए दोनों बातों को समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि जब इन्होंने हाई स्टेटस क्लेम करने की बात की गई तो इन्हें आइडेंटिफाई किया गया वैरायटी ऑफ डाइटीज़ के आधार पर, और लेकिन जब बात करें अगर किनशिप के नोशन की तब इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कॉइन्स और स्कल्पचर्स के माध्यम से। सो कई बार कुशाणा डायनेस्टी के डिस्कशन में मैंने इस चैप्टर को कवर किया है, बार बार चीज़ें रिवाइज करवाई हैं ताकि इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है, एंशिएंट इंडिया में थेरीज से किसे रेफर किया जाता था? रेस्पेक्टेड वुमेन को, बुद्धिज़्म के अंदर एल्डर नन्स को। आगे कहा जा रहा है भिक्षुनी स्टेटस से जिन वुमेन को डिनाई किया जाता था उन्हें, या फिर वुमेन जिन्हें एक्सपेल कर दिया गया था बुद्धिस्ट संघ से उन्हें थेरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर रेफर टू एज द थेरीज इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में थेरी के नाम से किसे रेफर किया जाता था? क्या ये रेस्पेक्टेड वुमेन, एल्डर नन इन बुद्धिज़्म, वुमेन डिनाइड द भिक्षुनी स्टेटस, या वुमेन एक्सपेल्ड फ्रॉम बुद्धिस्ट संघा? सो अगर आपने मेरी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाली वीडियो सीरीज़ देखी होगी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज हिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट है, तो उस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था और मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी बुक्स हैं जो एसोसिएटेड है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से उन्हें भी डिस्कस किया था। देखिए जो थेरी का था ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है, जैना लिटरेचर का नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा पार्ट नहीं है जैना लिटरेचर का, तो आंसर था थेरी का था। नाउ इसे और भी कंफर्म कर लेते हैं। देखिए 2 मिलेनिया अगो पहले लिखा गया, बुद्धिस्ट नन से संबंधित है, और जो थेरी का था ये ओल्डेस्ट स्पेसिमेन है वुमेन्स राइटिंग का। इटाइमोलॉजिकली अगर आप देखें तो थेरी का मतलब क्या होता है? सीनियर वंस, अ टाइटल दीज वुमेन अर्नड ड्यू टू देयर रिलीजियस अचीवमेंट, एंड गथ मीन्स वर्सेज। आइए थीम्स NCERT से भी देख लेते हैं। देखिए थीम 4 है, चैप्टर का नाम क्या है? थिंकर, बिलीफ एंड बिल्डिंग।
और मैंने आपको जैसा कि कहा बॉक्सेस से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि इस बार तो कम क्वेश्चन है बट फिर भी क्वेश्चन हैं। ये देखिए त्रिपिटक वगैरह भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक वगैरह के बारे में आपको काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाले वीडियो में, तो उन वीडियो सीरीज़ को ज़रूर कवर करिए। फिलहाल ये देखिए थेरी गाथा के विषय में। थेरी गाथा क्या है? एक यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और ये सुत्त पिटक का पार्ट है। 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसमें से ये सुत्त पिटक का पार्ट है। इसे याद रखिएगा किस पिटक का पार्ट है थेरी गाथा, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कई बार स्टेट पीएससी में, तो काफ़ी चांसेस है आगे रिपीट होने के। ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ वर्सेज है जो कि भिखुनीज के द्वारा कंपोज किए गए। इनमें वुमेन के सोशल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के इंसाइट्स देखने को मिलते हैं और इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी स्टोरीज भी हैं, जैसे पुन्ना, दासी और स्लेव वुमेन वेंट टू द रिवर। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। थीम्स सीरीज़ में तो हम कवर करेंगे ही इन टॉपिक्स को, हमने कई सारे चैप्टर्स कवर भी किए हैं ऑलरेडी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहा जा रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य के द्वारा सेवा समिति की स्थापना की गई? तो ये मैंने डिटेल वे में पढ़ाया था जब मैंने डिस्कस किया है हिस्ट्री के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, सोशो रिलीजियस मूवमेंट के अंदर। आप अभी भी इस वीडियो सीरीज़ को जा करके कवर कर सकते हैं, आने वाले एग्जाम्स में भी वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसे ये टॉपिक मैंने कवर किया था स्पेक्ट्रम से, और एनसीईआरटीज़ वगैरह में भी इस तरीके के काफ़ी सारे सोशो रिलीजियस मूवमेंट के टॉपिक्स कवर्ड हैं। देखिए स्पेक्ट्रम के लास्ट पेजेस मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर लें, तो यहाँ से भी अगर आपने कवर किया होगा तो इनसे क्वेश्चन, ये सारे ही एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत स्ट्री मंडल हो गए या फिर सोशल सर्विस लीग हो गए। सेवा समिति की बात करें तो ये 1914 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया हृदयनाथ कुंजरू जी के द्वारा। क्या ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का रिपीटेड है? तो हाँ जी बिल्कुल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सीडीएस 2020 का, और डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था सेवा समिति के फाउंडर कौन है। क्या ये हमने वीडियो में डिस्कस किया है? तो हाँ डिस्कस किया है, हमने लास्ट 3-4 ईयर की डिटेल एनालिसिस कवर की थी, तो उस टाइम पे मैंने आपको इस क्वेश्चन के विषय में काफ़ी डिटेल में बताया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज कंक्लूडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये किस ट्रीटी के साथ, किस संधि के साथ खत्म हुआ? सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, वडगांव का कन्वेंशन या फिर सालबाई की संधि? यह क्वेश्चन भी आसान है बिकॉज मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट जो वॉर्स हैं वो किस ट्रीटीज़ के साथ एंड हुए हैं, खास करके ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, उन्हें आप जरूर कवर कर लें। और ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉड्यूल में डिस्कस भी किया है। तो ये स्पेक्ट्रम है, यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटीज़ के अंदर भी आई थिंक 8th एनसीईआरटी के टाइम पे हमने ये डिस्कस भी किया था काफ़ी डिटेल में। तो देखिए जो सालबाई की संधि है ये एंडिंग फेज होता है किस वॉर का? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का। वैसे ये शुरू होता है सूरत की संधि के साथ और एंड होता है सालबाई की संधि के साथ। कब? 1782। ईयर हर हाल में आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सालबाई की संधि से वैसे भी बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट पीएससी और यूपीएससी के द्वारा। और भी कई सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं बट फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और अगर ये आप चाहते हैं कि मैं सभी क्वेश्चंस के सोर्सेज डिटेल में डिस्कस करूं इसी वे में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।